हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के लोक नाट्य। तो शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक नाट्य हम विस्तार से पढ़ेंगे। सभी लोक नाट्यों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यू के माध्यम से जो क्वेश्चन होते हैं, लोक नाट्य के जो क्वेश्चन होते हैं, जो लोक नृत्य के जो क्वेश्चन होते हैं, वो एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट नहीं किए जा सकते। इनको डिटेल से पढ़ना पड़ता है, पता नहीं एग्जामिनर क्या पूछ ले। तो शुरू करते हैं। पहला है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल, इसके प्रवर्तक लच्छी राम हैं। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम है। कैसे याद रखें? देखिए, मनी, कुचामनी में क्या रहा है? मनी, और लच्छी है, लच्छी यानी लस्सी, लच्छी यानी लस्सी, और लस्सी लाने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। लस्सी लाने के लिए मनी चाहिए। तो कुचामनी ख्याल लच्छी राम इसके प्रवर्तक हैं। मुख्य कलाकार हैं उगमराज। पूछा जाता है कि उगमराज का संबंध किस ख्याल से है? तो उगमराज का संबंध कुचामनी ख्याल से है। तो याद रखिए, दोनों प्रवर्तक और मुख्य कलाकार, ये दोनों बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रवर्तक हैं लच्छी राम और मुख्य कलाकार है उगमराज। मुख्य कहानी है कुचामनी ख्याल से संबंधित मेरा मंगल, राव रेडमल, चांद नीलगिरी। ये याद रखिए, पूछ लिया जाता है कि मेरा मंगल, राव रेडमल, चांद नीलगिरी मुख्य कहानियाँ हैं। ये किससे संबंधित हैं? ये कुचामनी ख्याल से संबंधित हैं। मेरा मंगल, राव रेडमल, चांद नीलगिरी, ये ख्याल किस ख्याल से संबंधित है? कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छी राम ने किया है। ख्याल परंपरा में उन्होंने अपनी शैली का समावेश किया। लच्छी राम द्वारा रचित ख्यालों में चांद नीलगिरी, राव रेडमल तथा मेरा मंगल प्रमुख हैं। ये लच्छी राम की रचनाएं हैं। पूछा जाए कि चांद नीलगिरी, राव रेडमल तथा मेरा मंगल ये किसकी ख्याल हैं? तो ये लच्छी राम के ख्याल हैं। उगमराज, वंशीलाल चुई भी कुचामनी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी हैं। यानी उगमराज और वंशीलाल भी याद रखना है। इसके अलावा लच्छी राम के अलावा उगमराज और वंशीलाल भी याद रखना है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, निम्न में से कुचामनी ख्याल से संबंधित नहीं है, तो याद रखना। अब देखिए कुचामनी ख्याल की विशेषताएं। प्रत्येक ख्याल की विशेषताएं हैं, उसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है, कई बार एग्जाम पूछा गया। तो कुचामनी ख्याल की मुख्य विशेषताएं हैं, इसका रूप ओपेरा जैसा है। कुचामनी ख्याल की मुख्य विशेषता है कि इसका रूप ओपेरा जैसा है। इसमें लोक गीतों की प्रधानता है। इसका प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाता है। इनमें स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुषों पात्रों द्वारा किया जाता है। इस ख्याल में संगत के लिए ढोलक वादक, शहनाई वादक, ढोलक व सारंगी वादक मुख्य सहयोगी होते हैं। देखिए, ये वाद्य काम में लिए जाते हैं। कुचामनी ख्याल में ढोलक काम में लिया जाता है, ढोल काम में लिया जाता है, शहनाई काम में ली जाती है और सारंगी ये काम में ली जाती है। इन ख्यालों की भाषा सरल होती है तथा सामाजिक व्यंग्य पर आधारित विषय चुने जाते हैं। जैसे कि सामाजिक विषय पर आधारित है चांद नीलगिरी, राव रेडमल तथा मेरा मंगल। ये रचनाएं किसकी हैं? लच्छी राम की रचनाएं हैं। और लच्छी राम के अलावा आपको याद रखना है उगमराज, वंशीलाल। उगमराज, वंशीलाल और लच्छी राम का संबंध कुचामनी ख्याल से है। चांद नीलगिरी, राव रेडमल तथा मेरा मंगल ये रचनाएं कुचामनी ख्याल से संबंधित हैं। तो इस तरह से हमने कुचामनी ख्याल देखा। अब हम अगली ख्याल देखेंगे, शेखावटी ख्याल, जिसे चिड़ावा ख्याल भी कहते हैं। शेखावटी ख्याल, शेखावटी इलाके में नानूराम के शिष्य दूलिया राणा के ख्याल बहुत लोकप्रिय हैं। गीत में स्वांद उनके ख्यालों को साहित्यिक तथा रंगमंच के अनुकूल बनाते हैं। यानी इसमें भी गीतों का प्रयोग होता है शेखावटी ख्याल में। जिस तरह से कुचामनी ख्याल में हुआ था, इसी तरह शेखावटी ख्याल में भी गीत में स्वांद का प्रयोग होता है। दूलिया राणा के परिवार के लोग ही इन ख्यालों में होने वाले व्यंग्य का वहन करते हैं। तो याद रखना है, नानूराम और दूलिया राणा का संबंध किसे? शेखावटी ख्याल से है। शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक नानूराम हैं। मुख्य खिलाड़ी है इसमें नानूराम, उनके शिष्य दूलिया राणा। प्रमुख कहानियाँ हैं
तो देखिए शेखावटी ख्याल से संबंधित प्रमुख कहानियाँ हैं हीर रांझा, हरिचंद, भरथरी, जयदेव कलाली, ढोला मरवण और आला देव। प्रमुख कहानियाँ हैं हीर रांझा, हरिचंद, भरथरी, जयदेव कलाली, ढोला मरवण और आला देव, ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। तो शेखावटी ख्याल से संबंधित कहानियाँ हैं हीर रांझा, हरिचंद, भरथरी, जयदेव कलाली, ढोला मरवण और आला देव, ये शेखावटी से संबंधित हैं। अब हम देखते हैं शेखावटी ख्याल की विशेषताएं। प्रभावी पद संचालन, संप्रेषणीय शैली में भाषा और मुद्रा में गीत गायन। देखिए इस शेखावटी ख्याल की विशेषता है कि इसमें भी गीत का गायन किया जाता, वो भी मुद्रा बनाते हुए, अलग अलग मुद्राओं का प्रयोग करते हुए गीत का गायन किया जाता है। इसमें ढोलक का प्रयोग होता है, बांसुरी का प्रयोग होता है, शहनाई का प्रयोग होता है, सारंगी का प्रयोग होता है, हारमोनियम का प्रयोग होता है और नकारा वाद्य यंत्र का भी इसमें प्रयोग होता है। तो शेखावटी ख्याल में लगभग वही वाद्य यंत्र हैं जो कुचामनी ख्याल में थी। कुचामनी ख्याल में भी ढोलक था, ढोल था, शहनाई थी, सारंगी थी, लेकिन इसमें हारमोनियम आ जाता है, बांसुरी भी आ जाती है और नकारा वाद्य यंत्र भी आ जाता है। तो आपसे सीधा पूछा जाए कि आपसे सीधा पूछा जाए कि हारमोनियम और बांसुरी नकारा वाद्य यंत्र किस शैली की है, तो शेखावटी ख्याल आपको करना है। अब हम देखते हैं जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल, इस ख्याल का प्रचलन जयपुर आसपास के कस्बों में है। इसमें गुणी जन खाना के कलाकार भाग लेते हैं। तो किस ख्याल में गुणी जन खाना के कलाकार भाग लेते हैं, तो जयपुरी ख्याल में गुणी जन खाना के कलाकार भाग लेते हैं। इस ख्याल की विशेषता है कि इसमें स्त्री पात्रों की भूमिकाएं स्त्री ही निभाती है। आपसे पूछा जाए कि किस ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री ही निभाती है, शेखावटी ख्याल, कुचामनी ख्याल, जयपुरी ख्याल, तो इस तरह से पूछा जाए तो क्या करना है, जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल की शैली मुक्त एवं लचीली है। इसमें प्रयोगों की अत्यधिक संभावनाएं हैं। इसमें समाचार पत्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गान, अभिनय का सुंदर समावेश मिलता है। इसमें नृत्य का भी समावेश है, इसमें संगीत का भी समावेश है, इसमें कविता का भी समावेश है, अभिनय तो होता ही है। तो ये है जयपुर ख्याल के कुछ लोकप्रिय ख्याल हैं, जैसे जोगी, जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीली, तबोलन। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये किस ख्याल से संबंधित है, तो ये जयपुरी ख्याल से संबंधित है। उसमें पूछा गया था कि जोगी, जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबू, ये किस ख्याल से संबंधित हैं, तो ये जयपुरी ख्याल से संबंधित हैं। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, पठान, रसीली, तंबोलन, ये जयपुरी ख्याल से संबंधित हैं। तो जयपुरी ख्याल के क्या क्या क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि गुणीजन खाना के कलाकार किस ख्याल में भाग लेते हैं, जयपुरी ख्याल में। दूसरा क्वेश्चन इसकी विशेषता से पूछा जाता है कि जयपुरी ख्याल से संबंधित कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन है स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री ही निभाती हैं। ऑप्शन ब इसमें संगीत, नृत्य, गान, अभिनय सभी का समावेश होता है। ऑप्शन स इसमें जोगी, जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबी, रसीली, तबोलन, ये जयपुरी ख्याल से संबंधित है। और ऑप्शन ड कि इसमें ओपेरा शैली का प्रयोग होता है, तो ओपेरा शैली का इसमें प्रयोग नहीं मिलता है, ओपेरा शैली का प्रयोग है हमें कुचामनी ख्याल में मिलता है। आगे देखिए, अब देखिए हेला ख्याल। हेला ख्याल दौसा, लालसोट दौसा, सवाईमाधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, हेला ख्याल दौसा, लालसोट दौसा, सवाईमाधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इस ख्याल के प्रमुख प्रेरक शायर हेला थे। बम, बड़ा, नगाड़ा के प्रयोग के साथ इस ख्याल का प्रारंभ होता है। तो हेला ख्याल का प्रारंभ किस वाद्य यंत्र के साथ होता है। ऑप्शन ए शहनाई, ऑप्शन ब नगाड़ा, ऑप्शन स
बांसुरी और ऑप्शन द नौबत। तो सही आंसर होगा नगाड़ा। हालांकि नौबत का प्रयोग इसमें किया जाता है, लेकिन नौबत का प्रयोग है वो हेला देते समय या नाटक के बीच में ही नौबत का प्रयोग होता है। शुरू करते समय नगाड़ा का प्रयोग होता है। तो हेला ख्याल में नगाड़ा का प्रयोग होता है इसका प्रारंभ करते समय। सुमरनी, चढ़ाव एंड टेर द्वारा हेला देते हैं। ये प्रकार है कि सुमरनी, चढ़ाव एंड टेर द्वारा हेला देना किस हेला ख्याल के संबंधित है। साथ में नौबत भी बजाया जाता है। इस ख्याल की प्रमुख विशेषता हेला देना, लंबी टेर में आवाज़ देना है। तो लंबी टेर में आवाज़ देना है। जैसे कि ये एक प्रकार का राजस्थानी शब्द है, हालांकि ये राजस्थानी ख्याल है। तो राजस्थानी ये शब्द है हेला देना। हेला देना का मतलब हिलो मारनो, यानी हेला देना, यानी जब हम हेला देते हैं तो लंबी टेर में आवाज़ देते हैं, तो हेला देना यानी लंबी टेर में आवाज़ देना है। तो ये तो सभी पकड़ लेंगे, क्योंकि सभी राजस्थान के ग्रामीण छात्र हैं वो तो पकड़ लेंगे। आगे देखिए कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। कुछ याद आ रहा है ये कहाँ से संबंधित, ये इससे संबंधित कौन सा क्वेश्चन बनता है? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। तो आपको याद हो गया, डांग क्षेत्र आपको याद आया होगा ज्योग्राफी में, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा क्षेत्र का ये कन्हैया ख्याल प्रसिद्ध है। इसमें देखिए कैसे याद करें। देखिए भरतपुर आप सबको पता है, जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, यानी आप कृष्ण जी को जोड़कर आराम से भरतपुर याद कर सकते हैं। यानी मेवात क्षेत्र कन्हैया जी से संबंधित धौलपुर, भरतपुर। इसके अलावा आप कन्हैया ख्याल से संबंधित करौली, कैसे कन्हैया, कैसे करौली, सवाईमाधोपुर और दौसा, तो ये आप याद रख सकते हैं। इसमें हेला ख्याल से मिलती जुलती संगीत विद्या है। ये विद्या मूल रूप से मीणा जाति में प्रचलित थी, जिसमें अब अन्य जातियाँ जैसे गुज्जर, माली आदि के लोग भी भाग लेते हैं। यानी गुज्जर, माली, मीणा ये कन्हैया ख्याल में भाग लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो गुज्जर है वो भरतपुर, धौलपुर इधर रहते हैं, इधर की तरफ होते हैं। ये ख्याल मई जून माह में दिन में आयोजित होता है, दिन में आयोजित किया जाता है कन्हैया ख्याल। इस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कथा को कहन कहते हैं। तो किस ख्याल में मुख्य कथा को कहन कहा जाता है? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कन्हैया ख्याल में कहन कहा जाता है, कैसे कन्हैया, कैसे कहन, तथा मुख्य पात्र को मेड़िया कहा जाता है। याद रखना कि किस ख्याल में मुख्य पात्र को मेड़िया कहा जाता है? कन्हैया ख्याल में मुख्य पात्र को मेड़िया कहा जाता है। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र है नौबत, जो कि कन्हैया ख्याल के शुरू में ही बजाया जाता है। शुरू में तो नगाड़ा बजाया जाता है। इसके अलावा नौबत, मंजीरा, ढोलक ये भी बजाए जाते हैं। लेकिन शुरू में मैंने पूछा था, नहीं ये किसका था वो फिर? शुरू में हेला ख्याल का था, कन्हैया ख्याल है ये। हेला ख्याल में शुरू में नगाड़ा बजाया जाता है। देखिए कन्हैया ख्याल के वाद्य यंत्र है नौबत, मंजीरा, ढोलक। नगाड़ा इसमें नहीं होता है। आपसे पूछे जाए कि निम्न में से नगाड़ा किस ख्याल में बजाया जाता है? कोचामनी ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल, कन्हैया ख्याल। तो आपको बताना है हेला ख्याल में नगाड़ा बजाया जाता है। इसमें कन्हैया ख्याल में नौबत बजाया जाता है, मंजीरा, ढोलक ये बजाए जाते हैं। आपसे असत्य सत्य वाले कथन में ये पूछा जा सकता है। तो कन्हैया ख्याल ऑप्शन ए, कन्हैया ख्याल करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। ऑप्शन ब, कन्हैया ख्याल में मुख्य कथा को कहन तथा मुख्य पात्र को मेड़िया कहा जाता है। ऑप्शन ड, कन्हैया ख्याल में नगाड़ा का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन
द कन्हैया ख्याल में नौबत, मंजीरा, ढोलक बजाए जाते हैं, तो ऑप्शन स गलत हो जाएगा, क्योंकि नगाड़ा है वो हेला ख्याल में होता है। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। साथ में क्वेश्चन बना बना कर भी पूछ रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो। अगला है तोरा कलंगी ख्याल। तोरा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक हिंदू संत तुकनगीर और मुस्लिम संत शाह अली है। याद रखना, आपसे ऐसे पूछा जाता है तोरा कलंगी के कलाकार में शामिल मुस्लिम तुकनगीर शामिल थे, तो मुस्लिम नहीं थे, ये हिंदू थे। तो ऐसे आपसे गलती करवा सकता है। तो हिंदू संत तुकनगीर, तुकनगीर होगा, तुकनगरी नहीं होगा, तुकनगीर। हिंदू संत तुकनगीर और मुस्लिम संत शाह अली थे इसमें। तोरा कलंगी का मुख्य जो क्षेत्र है वो चित्तौड़गढ़ है, यानी गोशुंडा चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ और नीमच मध्य प्रदेश है। लेकिन मध्य प्रदेश से हमें कुछ नहीं लेना देना, हम राजस्थान पढ़ रहे हैं। तो गोशुंडा चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ है, वो तोरा कलंगी ख्याल से संबंधित है। तोरा कलंगी ख्याल के मुख्य कलाकार हैं सोनी जैदयाल, चेतराम, हमीद बेग, औकार सिंह, ठाकुर औकार सिंह और ताराचंद। सॉरी। तो तोरा कलंगी के कलाकार हैं सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद, ठाकुर औकार सिंह आदि। देखिए इसमें प्रमुख वाद्य है चंग। इसमें तोरा कलंगी का प्रमुख वाद्य आपसे पूछा जाए कि तोरा कलंगी का मुख्य वाद्य क्या है, ऑप्शन है नौबत, ऑप्शन ब नगाड़ा, ऑप्शन स चंग और ऑप्शन ड हारमोनियम। तो क्या हो जाएगा, चंग हो जाएगा। मेवाड़ के शाह अली तुकनगीर, मेवाड़ के एक तो हो गया शाह अली, दूसरा तुकनगीर नामक संत पेरों ने 400 वर्ष पूर्व तोरा कलंगी की रचना की। तोरा को शिव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शिव एवं पार्वती को प्रतीक किस में माना जाता है, तो तोरा कलंगी में माना जाता है। तुकनगीर तोरा के और शाह अली कलंगी के पक्षधर थे। तुकनगीर तू से तुकनगीर, तू से तोरा, ऐसे याद रखें। इनके शिव शक्ति संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम काव्य रचनाएं थी, यानी काव्य के रूप में इन्होंने रचनाएं की, जिन्हें दंगल के नाम से जानते हैं। तुकनगीर भगवा व शाह अली हरे वस्त्र धारण करते थे। दोनों ने मेवाड़ आक्रिया विद्या प्रचलित की। चंदेरी के राजा ने तुकनगीर को अपने मुकुट का तोरा और शाह अली को कलंगी भेंट की। तब से इसे तोरा कलंगी ख्याल के नाम से जाना जाता। अगर हार्ड क्वेश्चन देना हो तो आपसे पूछा जाएगा कि तुकनगीर को और शाह अली को, तुकनगीर को और शाह अली को चंदेरी के राजा ने क्या भेंट की, तो क्या भेंट किया, तो तुकनगीर को मुकुट भेंट किया, मुकुट का तोरा, और शाह अली को कलंगी भेंट की। ये आपसे पूछा जाए कि तुकनगीर को मुकुट का तोरा और शाह अली को कलंगी किसने भेंट की, चंदेरी के राजा ने। इसमें 20 फुट ऊंचे 2 रंगमंच आमने सामने बनाकर उसकी राजस्थानी शैली में भरपूर सजावट की जाती है। इसमें 2 रंगमंच होते हैं। आपसे पूछा जाए कि किस ख्याल में 2 रंगमंचों का प्रयोग किया जाता है, तो तोरा कलंगी ख्याल में 2 रंगमंच का प्रयोग किया जाता है। 2 खिलाड़ी अपने मंचों पर आते हैं और प्रस्तुति देते हैं। तोरा कलंगी के संवादों को बोल कहते हैं। एक रंगमंच पर क्या होते हैं, एक रंगमंच पर वो होते हैं जो काव्य की रचना करते हैं, जो वाद्य यंत्र वगैरह बजाते हैं, यानी पूरा दूसरा मंच वो पूरा खाली होता है और उसमें भरपूर सजावट की जाती है। तोरा कलंगी के स्वादों को बोल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए कि किस ख्याल के स्वादों को बोल कहा जाता है, तो तोरा कलंगी के ख्यालों को बोल कहा जाता है। इस लोक नाट्य में दर्शक के भाग लेने की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं और इसमें चंग बजाया जाता है। तोरा कलंगी की विशेषताएं देख लेते हैं। तोरा कलंगी की विशेषता से संबंधित क्वेश्चन आपसे, ये तो तोरा कलंगी से या तो सीधा पूछेंगे कहाँ का प्रसिद्ध है,
कलाकार पूछेंगे या विशेषता आपसे पूछेंगे। तो आपसे विशेषता में पूछा जाएगा। पहला विशेषता, तोरा कलंगी गैर व्यावसायिक लोक नाट्य है, यानी इसमें व्यवसाय करना कुछ नहीं है, इसे पैसा कमाना इसका प्रतीक नहीं होता है, क्योंकि शिव पार्वती से संबंधित ये कथा वगैरह करते हैं, तो इसमें पैसा कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है। तो तोरा कलंगी गैर व्यवसायिक लोक नाट्य है। तोरा कलंगी की शैली को माच का ख्याल कहा जाता है। तोरा कलंगी में मंच सजावट की परंपरा है, अन्य ख्यालों से भिन्न है। और तोरा कलंगी में स्त्री पात्रों की भूमिकाएं पुरुष ही निभाते हैं। तो इन 4-5 विशेषताओं से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप देखिए अगला के कलाकार बहुत ही इजी से याद हो जाएगा, और इसमें सिर्फ यही पूछा जाता है किशनगढ़ी ख्याल में हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछा गया है किशनगढ़ी ख्याल में, और वो पूछा गया है कि बंशीधर का संबंध किस ख्याल से है। तो बंशीधर का संबंध किशनगढ़ी ख्याल से कैसे याद रखे। देखिए किशन जी क्या बजाते थे, बंशी बजाते थे, तो किशनगढ़ी ख्याल का संबंध किससे है, बंशीधर से है। अगला ख्याल देखिए डपाली ख्याल। डपाली ख्याल अलवर का ये मुख्य केंद्र है। कैसे याद करें, डपाली यानी डफली, डपाली यानी डफली, और डफली कौन बजाते हैं, जो लवर लोग होते हैं, जो प्यार करते हैं, लवर होते हैं, वो डफली बजाते हैं। तो डपाली ख्याल का मुख्य केंद्र कौन सा है, अलवर है। डपाली ख्याल में देखने से पता चल रहा है कि ढोल बजाया जाता है इसमें, इसके अलावा नगाड़ा शहनाई भी बजाई जाती है। आपसे पूछा जाए कि डपाली ख्याल में कौन सा वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता, ऑप्शन ए ढोल, ऑप्शन ब नगाड़ा, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन द नौबत। तो आप कर देना नौबत। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। डपाली ख्याल के अन्य कलाकार देखें तो मोतीलाल, जिसने प्रसिद्ध ख्याल के ये लेखक हैं, मोतीलाल ने डपाली ख्याल के ये प्रमुख लेखक माने जाते हैं। इन्होंने मोतीलाल ने जो डपाली ख्याल लिखे वो हैं गोपीचंद और अमर सिंह राठौड़ पर इन्होंने ख्याल लिखे हैं। तो मोतीलाल ने ही गोपीचंद और अमर सिंह राठौड़ पर एक ख्याल लिखे हैं। आजकल क्वेश्चन हार्ड पूछे जाने लगे, सीधा पूछा जाएगा कि गोपीचंद एवं अमर सिंह राठौड़ ख्याल किसने लिखे, तो मोतीलाल ने लिखे। मोतीलाल कहाँ के थे, बीकानेर के थे। अलवर, भरतपुर, लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र का डपाली ख्याल प्रसिद्ध है, यानी मेवात क्षेत्र का डपाली ख्याल प्रसिद्ध है। इसके अलावा लक्ष्मणगढ़ सिक्कर, लक्ष्मणगढ़ जो कि सिक्कर में है, वहाँ का भी ये डपाली ख्याल प्रसिद्ध है। कम से कम आपको मुख्य केंद्र आपको याद रखना ही है, मुख्य केंद्र अलवर भरतपुर है डपाली ख्याल का। अब आइए, ख्याल हमने कंप्लीट पढ़ लिए, सभी प्रकार के ख्याल हमने पढ़ लिए हैं। अब हम तमाशा देखते हैं। तमाशा मूल रूप से वैसे तो महाराष्ट्र का है, और ये सर्वप्रथम स्वाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में आया था। सीधा पूछा जाएगा कि तमाशा है वो राजस्थान में किस शासक के समय आया था, तो स्वाई प्रताप सिंह के समय ये आया था। लेकिन स्वाई प्रताप सिंह के समय ये प्रसिद्ध नहीं हुआ था। स्वाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में लोकप्रिय हुआ था, सही है। तो स्वाई प्रताप सिंह के समय आया था, स्वाई प्रताप सिंह के समय ही ये लोकप्रिय हुआ था। जयपुर में स्वाई प्रताप सिंह तमाशा के प्रमुख कलाकार बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से लेकर आए थे। पूछा जाएगा कि बंशीधर भट्ट है वो किसके समय महाराष्ट्र आए, बंशीधर भट्ट स्वाई प्रताप सिंह के समय जयपुर आए थे, और गुणीजन खाने में शामिल कर तमाशा लोक नाट्य का इन्होंने प्रारंभ किया। इसके अलावा तमाशा के जो कलाकार हैं वो आपसे बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि ये तीनों ही आपसे एक बार पूछे गए थे, एक साथ ही पूछ लिए गए थे क्वेश्चन में कि फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट का संबंध किससे है। तो फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट, यानी भट्ट 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 तमाशा। क्या तमाशा लगा रखा है, भट्ट 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 भट्ट, ये क्या तमाशा लगा रखा है, क्यों भट्ट 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 कर रहा है, क्या तमाशा लगा रखा है, भट्ट 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 भट्ट, क्या तमाशा भट्ट भट्ट कर रहा है। तो फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट का संबंध तमाशा से है। तमाशा का आयोजन खुले मैदान में तमाशा का आयोजन होता है, यानी इसमें शायद मंच नहीं होगा। फिर
इसमें मंच नहीं होता है, इसमें ये खुले मैदान में किया जाता है, इसमें किसी मंच का प्रयोग नहीं होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है तमाशे के अंदर विशेषताओं में। और तमाशा का जो आयोजन होता है उसे अखाड़ा कहते हैं, मंच नहीं कहते, क्योंकि ये खुले मैदान में होता है, इसमें मंच का प्रयोग नहीं होता है। और जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गौहर जान तमाशा में भाग लिया करती थी। तो जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना, ये जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना है गौहर जान। आपसे पूछा जाए कि गौहर जान किस में भाग लिया करती थी, तो तमाशा में भाग लिया करती थी। तमाशा से मुख्य बिंदु है, तो देखिए तमाशा संगीत प्रधान लोक नाट्य, यानी तमाशा में संगीत का भी प्रयोग होता है, नृत्य भी प्रयोग होता है और गायन का भी। देखिए संगीत और गायन अलग अलग होता है। गायन यानी गाने वाले होते हैं और संगीत का मतलब इसमें वाद्य यंत्र वगैरह बहुत सारे बजाए जाते हैं और नृत्य भी किया जाता है। तो किस लोक नाट्य में संगीत, नृत्य और गायन तीनों की प्रधानता होती है, तो ये होता है तमाशा। वैसे कुचामनी ख्याल में ये भी हमने यही देखा था, उसमें भी यही होता है। तो संगीत, नृत्य और गायन तीनों की प्रधानता किसमें होती है, तमाशा में होती है। स्त्री पात्रों की भूमिकाएं स्त्री ही निभाती हैं तमाशा में। राम सिंह द्वितीय ने तमाशा के कलाकारों को आश्रय प्रदान किया था। मुख्य कहानी है तमाशा में झूठन मियाँ का तमाशा, जोगी जोगण का तमाशा, गोपी चंद का तमाशा, हीर रांझा का तमाशा। और क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है कि हीर रांझा गोपी चंद, ये पूछा जा चुका है कि जोगी जोगण हीर रांझा गोपी चंद का तमाशा किससे संबंधित है। ये जयपुरी, ये किससे संबंधित है, सीधा पूछा गया था कि ये तमाशा से संबंधित है। जूठन मियाँ का तमाशा भी पूछा जा चुका है। सभी तमाशे हैं वो पूछे जा चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्य कलाकार हैं तमाशा में गोपी कृष्ण भट्ट 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 भट्ट, फूल जी भट्ट 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 भट्ट, वासुदेव भट्ट 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 और ये मन्नू जी भट्ट भी याद रखना। और स्त्री कलाकार हैं गौहर जान, जो कि एक नृत्यांगना है, लेकिन फिर भी इसने नाट्य में भाग लिया। आपसे पूछा जाए कि कौन सी नृत्यांगना है जो एक लोक नाट्यकार भी है, लोक नाट्यकार भी है, तो वो है गौहर जान। देखिए तमाशा में क्या बजाते हैं, तमाशा में सारंगी बजाया जाता है, तबला बजाया जाता है, हारमोनियम बजाता है, नकारा भी बजाया जाता है। आपको याद ही होगा कि नकारा और हारमोनियम चिड़ावा ख्याल में भी बजाया जाता है। नकारा और हारमोनियम चिड़ावा ख्याल में बजाया जाता है, सारंगी भी उसमें बजाया जाता है। तो यही जो शेखावट ख्याल के वाद्य यंत्री हैं ये बंशीधर भट्ट। तो बंशीधर भट्ट की रचनाएं आप तमाशे जरूर याद रखें। पूछा जा सकता है कि कान गुजरी, जोगी जोगण, पठान, लैला मजनू, रसीली तबोलन, छेला पनिहारिन, हीर रांझा, छुट्टन मियाँ, ये किसकी रचनाएं हैं, तो ये बंशीधर भट्ट की रचनाएं हैं, याद रखना। तो बंशीधर भट्ट की रचनाएं हैं तमाशा के अंतर्गत रचनाएं हैं पठान, जोगी जोगण, कान गुजरी, लैला मजनू, रसीली तंबोलन, छेला पनिहारिन, हीर रांझा, छुट्टन मियाँ आदि याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि तमाशा के प्रवर्तक कौन है, तो तमाशा के प्रवर्तक बंशीधर भट्ट हैं। और स्वयं प्रताप सिंह के समय ये आए थे, ये भी याद रखना। सारंगी, तबला, हारमोनियम, नकारा बजाए जाते हैं तमाशा में। अब हम देखते हैं तमाशे से कुछ जुड़े हुए मुख्य बिंदु। हम बिंदु हम देख ही चुके हैं तमाशा का। अब हम देखते हैं कि तमाशा, ये एक बार ये पूछा गया था कि जोगी जोगन तमाशा है वो कब किया जाता है। एग्जाम में ये पूछा गया था कि जोगी जोगन हीर रांझा दोनों एक साथ सम्मिलित करके पूछे गए थे। हालांकि हीर रांझा होली के दूसरे दिन किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ होली लिखा था। और पूछा गया था कि जोगी जोगन हीर रांझा तमाशा कब किया जाता है, तो ये होली के अवसर पर किया जाता है। जोठन मियाँ तमाशा शीतलाष्टमी के दिन किया जाता है और गोपी चंद तमाशा चैत्र अमावस्या में किया जाता है। ये इनका एक अवसर होता है, ये पहले से डिसाइड रखते हैं कि इस दिन ये तमाशा किया जाना है।
तो होली के दिन जोगी जोगण हीर रांझा किया जाता है। आपसे सिर्फ ये ऐसे पूछे कि होली के दिन कौन सा किया जाता है और उस समय जोगी जोगण भी आ जाए, हीर रांझा भी आ जाए, जूठन मियाँ भी आ जाए और गोपी चंद आ जाए, 4 ऑप्शन आ जाए, फिर आपको जोगी जोगण करना है। लेकिन एग्जाम में सीधा ही पूछ लिया गया था कि जोगी जोगण हीर रांझा तमाशा कब किया जाता है, होली के दिन। और ये अलग से भी ये भी याद रखना, हो सकता है पूछ ले, शीतलाष्टमी के दिन जूठन मियाँ और चैत्र अमावस्या को गोपीचंद तमाशा भी किया जाता है। चैत्र अमावस्या को कौन सा मेला भरता है बताइए जरा आप। घोट अंबा माता का मेला भरता है, याद रखना। गौरी गौरी में वादन होता है, स्वांद होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, यानी ये बहुत ही एक अनूठी नाट्य है जिसमें आपको पता है कि इसमें भस्मासुर शिव और कृष्ण जी की मोहिनी अवतार की करते ही। गौरी नृत्य मेवाड़ का है, कहाँ का है, मेवाड़ का है। और ये कब किया जाता है, ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादवा कृष्ण अष्टमी से लेकर ये शुरू हो जाता है। इसमें विभिन्न पात्रों के वस्त्र पहने जाते हैं। पात्र मंदिरों में धोख देकर 9 लाख देवी देवता, 64 योगिनी, 52 भैरू इनका स्मरण करते हैं। गौरी नृत्य है और रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है और 40 दिन तक चलता रहता है। गौरी लोक नृत्य नाटिका खेलने वाले पात्रों को खेले कहा जाता है। गौरी लोक नृत्य का नाटक खेलने वाला एक प्रकार का नाटिका है, नाटक नहीं है, क्योंकि नाटक का मतलब होता है कि नाटक है वो 1 दिन से अधिक चल सकता है, लेकिन ये नाटिका है, यानी नाटिका का मतलब है ये थोड़ी ही देर थोड़ा थोड़ा करके चलता है। और गौरी लोक नृत्य नाटिका खेलने वाले को खेले कहा जाता है। ये लगभग 1.25 नहीं 40 दिन तक ये चलता है। और इसमें क्या करते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इसमें जूते वगैरह नहीं पहनते, नहा धोकर एक ही टाइम में भोजन करके नहा धोकर बिना जूते पहने हुए इसमें नाट्य किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस लोक नाट्य में पाँव में जूते नहीं पहने जाता और वो 1.25 महीने तक होता है, तो वो होता है गौरी नाट्य। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि पहरावणी क्या है। तो एक गांव का गौरी दल अपने गांव में ही नहीं नाचता है, अपितु हर दिन उस अन्य गांव में जाता जहां उनके गांव की बहन बेटी ब्याही गई है। नृत्य के अंत में गौरी को न्योतने वाली बहन बेटी उन्हें भोजन कराती है और कपड़े भेंट करती है। इसी को ही पहरावणी कहा जाता है। आइए अब हम राजस्थान के लोकनाट्य रमत देखते हैं। रमत नाट्य है वो जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर का प्रसिद्ध है। पहले जोधपुर आया करता था लेकिन नया जिला फलोदी हो गया, तो ये फलोदी में ही किया जाता था। जैसलमेर है, फलोदी है, बीकानेर है, जोधपुर आए तो हो सकता है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर ऐसे भी आ जाए। तो जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर याद रखना है। देखिए रमत के जो कलाकार है वो है मनीराम व्यास। कैसे याद करें, रमत यानी रम, याद करने का तरीका देखिए। रमत यानी रम, रम किससे आती है, मनी देना पड़ता है। रम के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए। रम लानी है भाई, रम लानी है मुझको, तो रम लानी है, तो रम लाने के लिए मनी चाहिए। रम किससे बनती है, तुलसी, तुलसी से, तुलसी के पत्तों से क्या बनती है, रम बनाई जाती है। तुलसी के पत्तों से रम बनाई जाती है। उस रम से क्या किया जाता है, फिर रम से फाग खेली जाती है। क्या खेली जाती है, फाग खेली जाती है। रम से क्या खेली जाती है, फाग खेली जाती है। और बाकी रमें वो सूअरों को पिला दी जाती है। बाकी रम जो बचती है वो सूअर पी लेते हैं, सूअरों को पिला दी जाती है। तो कैसे याद रखें,
रम्मत के कलाकार हैं। तो रम्मत के कलाकार ये बीकानेर के हैं, देखिए रम्मत के कलाकार। जैसलमेर के भी हम पढ़ेंगे। ये बीकानेर के हैं। मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि वे निम्न से बीकानेर के कलाकार कौन है कौन नहीं, लेकिन इतना याद होना चाहिए कलाकार कौन कौन है। तो देखिए रम्मत यानी रम कैसे मनी से खरीदी जाती है। रम खरीदने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। रम किससे बनती है? रम है वो तुलसी के पत्तों से बनती है। रम से क्या खेली जाती है? फागुन के महीने में फाग खेली जाती है। फागुन के महीने में फाग खेली जाती है, तो रम से फाग खेली जाती है। बाकी जो रम बच जाती है ना, उस रम को सुअरों को पिला दिया था। सुअर है वो रम पी लेते हैं। तो मनीराम व्यास, तुलसी राम, फागू महाराज, सुआ महाराज। और जब रम पी के क्या आता है? परम आनंद आता है। रम पी करके आता है परम आनंद आता है। और रम पीने के बाद रम कौन पीता है? जो हर सेवक होता है ना, भगवान का हर सेवक रम पीता है। तो गिरिधारी सेवक। और रम पीने वाले बड़े ही तेज होते हैं और सख्त होते हैं। क्या होते हैं? बड़े तेज और सख्त होते हैं। सख्तमल और तेज कवि। रम तुलसी से बनती है तो तुलसीदास। और रम पीने वाले को कोई जीत नहीं सकता। रम पीने वाले को कोई जीत नहीं सकता, उससे कोई जीत नहीं सकता। जो रम पीता है उससे कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि वो गिरधर के सेवक होते हैं, बड़े ही तेज होते हैं, बड़े ही सख्त होते हैं। इसलिए रम पीने वाले को कोई जीत नहीं सकता। और रम पीने वाले को परम आनंद आता है, परम आनंद का सुख लेते हैं। रम पीने वाले गिरिधर के सेवक होते हैं, बड़े ही तेज और सख्त होते हैं। रम पीने वाले रम तुलसी से बनते हैं और रम पीने वाले को कोई जीत नहीं सकता। और रम से क्या खेली जाती है? रम से फाग खेली जाती है। रम खरीदने के लिए मनी चाहिए। रम के लिए तुलसी के पत्तों से रम बनाई जाती है। और बाकी जो रम बच जाती है वो सुअरों को पिला दी जाती है। सुआ महाराज। तो ये हमने ट्रिक से याद कर लिए हैं रम्मत के कलाकार। अब आपको रम्मत के कलाकार कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रम याद रख लेते हैं। तो होली के अवसर पर जैसलमेर बीकानेर में होने वाली लोक काव्य प्रतियोगिता में रम्मत का उद्भव होता है। बीकानेर जैसलमेर क्षेत्र के ख्याल को ये रम्मत कहते हैं। इसमें राजस्थान के सुविख्यात लोक नायकों महापुरुषों की रचनाएं होती हैं। रम्मत याद रखना। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर ना आए तो फलोदी। और कलाकार हम देख चुके हैं। आप याद क्या रखना है? रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़ बाबा के रम्मत एवं रामदेव जी के भजन से किया जाता है। याद रखना हमेशा कि रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़ बाबा के रम्मत और रामदेव जी के भजन से किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि रम्मत का प्रारंभ किस रम्मत से किया जाता है? फक्कड़ बाबा के रम्मत से किया जाता है और रामदेव जी के भजन से किया जाता है। इसमें चौमासा, लावणी, गणपति वंदना की जाती है। रम्मत में चौमासा, लावणी, गणपति वंदना की जाती। पूछा जाएगा कि चौमासा, लावणी, गणपति वंदना का संबंध किससे है? रम्मत से है। तेज कवि से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से किसने चालू किया था? रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से किसने शुरू किया था? तेज कवि ने शुरू किया था। तेज कवि ने कौन सी रचना लिखी? संतर्क बावनी। और 1943 में संतर्क बावनी की रचना की और उसे महात्मा गांधी को भेंट कर दी। संतर्क बावनी की रचना कब की? 1943 में की। और किससे भेंट की? महात्मा गांधी को भेंट कर दी। रम्मत शुरू होने से पहले कलाकार रंगमंच पर बैठकर अपने वेशभूषा एवं मेकअप दर्शकों को दिखाते हैं। रंगमंच से
की योजना है वो खुले मोहल्ला यानी बाजार के चौक में होती है। बड़े बड़े लकड़ी के पाटों पर राजा रानी के बैठने के लिए छतरी नुमा सिंहासन बनाया जाता है। मुख्य मंच के चारों ओर दर्शक बैठते हैं। ऊंचे मंच पर वादक होते हैं, जिसमें देखिए रमत में क्या क्या वादक होते हैं आपसे पूछा जा सकता है। रमत में नगाड़ा होता है, नगाड़ा। रमत में तबला होता है। रमत में झांझ होती है। रमत में चिमटा होता है। रमत में तंदूरा होता है। रमत में ढोलक होता है और रमत में हारमोनियम होता है। रमत की मूल ऊर्जा टेरी होते हैं। टेरिये के बोल के साथ पात्र नाचते हुए अपने कला प्रदर्शित करते हैं। रमत में नगाड़ा होता है। रमत में तबला, झांझ, चिमटा, तंदूरा, ढोलक, हारमोनियम ये रमत में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब हम रमत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। पहला ये कि जो रमत के जो कलाकार होते हैं वो मुख्यतः पुष्करना ब्राह्मण होते हैं। रमत के खिलाड़ी मुख्यतः पुष्करना ब्राह्मण होते हैं। पुष्करना ब्राह्मण जो कि जैसलमेर बीकानेर में होते हैं। खेलार रमत के लोक नाट्य को अभिनय करने वाला यानी रमत का नाट्य का अभिनय करने वाले को खेलार कहते हैं। तथा रमतीय क्या होते हैं? रमतीय होते हैं खेल प्रदर्शित करने वाले। इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। बीकानेर में मंचन पाटों पर पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है। पूछा जाएगा पाटा संस्कृति रमत है, पाटा संस्कृति रमत है वो किसकी देन है? बीकानेर की देन है। रमत की मंच योजना खुले मोहल्ले में होती है। हेड़ाऊ मेरेरी रमत आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रमत रही। इसका सूत्रपात जवाहरलाल जी पुरोहित थे। कौन थे? जवाहरलाल जी पुरोहित। तो हेड़ाऊ मेरेरी रमत का सूत्रपात किसने किया? हेड़ाऊ मेरेरी रमत को अतः सूत्रपात का मतलब है हेड़ाऊ मेरेरी रमत को रंगमंच पर कौन लाए सर्वप्रथम? तो जवाहरलाल जी पुरोहित लाए। सर्वाधिक लोकप्रिय ये रमत है हेड़ाऊ मेरेरी रमत है। और आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी रमत के भी प्रकार हैं? कई प्रकार के रमत हैं। जैसे ऊपर हमने देखा फाका दातारे रमत, ऐसा देखा आपने। ये हेड़ाऊ मेरी रमत है। तो कौन सी रमत पति पत्नी आदर्श पति पत्नी पर आधारित है? तो हेड़ाऊ मेरी रमत ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। रमत ख्यात है, कई रमत हैं। देखिए पूरन भगत की रमत है, मोर धवज की रमत है, डूंगजी ज्वारजी की रमत है, राजा हरीश चंद्र की रमत है और गोपीचंद भरथरी की रमत। यह रमतें बीकानेर की प्रसिद्ध रमत ये रमत ख्यात है। इसके अलावा और भी प्रसिद्ध रमत है, ये भी रमत ही हैं। आचार्य की चौकी अमर सिंह राठौड़ की रमत है। विश्व के चौकी चौबेल नौटंकी रमत है। किकाणी व्यासों के चौकी जमुना दास जी की रमत। कई प्रकार के ये रमत है। अमर सिंह राठौड़ की रमत आचार्य चौकी है। चौबेल नौटंकी रमत है, विश्व की चौकी है और जमुना दास जी रमत की कहानी व्यासों की है। इतना हार्ड तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है कि आदर्श पति पत्नी पर आधारित रमत कौन सी है? हेड़ाऊ मेरेरी रमत। निम्न में से सबसे लोकप्रिय रमत कौन सी है? हेड़ाऊ मेरेरी रमत। हेड़ाऊ मेरेरी रमत के सूत्रपात कौन है? जवाहरलाल पुरोहित। ऐसे आपसे पूछा जाएगा। पाटा संस्कृति किसकी देन है? तो बीकानेर की देन है। अब हम चलते हैं नौटंकी। राजस्थान के लोकनाट्य नौटंकी देखें तो नौटंकी के प्रवर्तक हैं भूरीलाल, जो कि डेग भरतपुर के थे। तो कह सकते हैं नौटंकी का प्रारंभ भी भरतपुर से ही
हुआ होगा। प्रमुख खिलाड़ी गिरिराज प्रसाद, कृष्णा कुमारी, गिरिराज प्रसाद, यानी नौटंकी में पुरुषों के साथ इस तरह भी भाग ले सकती हैं, जैसे कि हम कृष्णा कुमारी को देख सकते हैं। गिरिराज प्रसाद, भूरीलाल, तीनों आपको याद रखे हैं। मुख्य कार्य है अमर सिंह राठौड़, आला उदल, सत्यवान सावित्री। तो आपसे पूछा जाए कि सत्यवान सावित्री, आला उदल ये किससे संबंधित हैं, तो ये नौटंकी से संबंधित हैं। भूरीलाल, गिरिराज प्रसाद, कृष्णा कुमारी का संबंध किससे, नौटंकी से संबंधित है। नौटंकी भरतपुर जिले का प्रमुख नाट्य है। उत्तर प्रदेश की हाथरस शैली से प्रभावित लोकनाट्य है। आपसे पूछा जाए कि जो नौटंकी है वो किस शैली से प्रभावित है, हाथरस शैली से प्रभावित है। नौटंकी में सारंगी बजाया जाता है, टपली बजाई जाती है, शहनाई, ये जरूर याद रखना है, वाद्य यंत्र है ये, सारंगी वाद्य यंत्र बजाया जाता है नौटंकी में। नौटंकी में डपली और शहनाई बजाई जाती है। महिला पुरुष दोनों भाग नौटंकी में लेते हैं, जैसा कि हम देख ही चुके हैं कि कृष्णा कुमारी नाम भी आया था। नौटंकी गांव में प्रचलित ज्यादा होती है। नत्थाराम की मंडली ने इसे धौलपुर भरतपुर क्षेत्र में प्रस्तुत किया। पूछा जाए कि नत्थाराम का संबंध किससे है, तो नत्थाराम की जो मंडली है वो नौटंकी से संबंधित है। नौटंकी विवाह के समारोह में भी कर लेते हैं, उत्सव में भी कर लेते हैं, मेले के अवसर पर भी ये नौटंकी कर ली जाती है। अब हम देखते हैं, नौटंकी से हमारा कंप्लीट हो गया, इतना ही पूछा जाता है नौटंकी में। तो नौटंकी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन जाता है, नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है, भरतपुर की। नंबर 2, नौटंकी का प्रवर्तक कौन है, भूरीलाल। नंबर 3, नौटंकी के कलाकार कौन कौन है, तो गिरिराज प्रसाद, कृष्णा कुमारी, गिरिराज प्रसाद, कृष्णा कुमारी, भूरीलाल ऐसे। नंबर 4, आला उदल, सत्यवान सावित्री, अमर सिंह राठौड़ ये किससे संबंधित है, नौटंकी से संबंधित है। नंबर 5 कि नौटंकी किस शैली से संबंधित है, हाथरस शैली से संबंधित है। नंबर 6, नौटंकी में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, सारंगी, डफली, शहनाई, सारंगी, डफली, शहनाई ये बजाया जाता है। नंबर 7, नत्थाराम की मंडली का संबंध किससे है, तो नत्थाराम की मंडली का संबंध नौटंकी से। तो सातों क्वेश्चन आपको याद रखते हैं। अब हम चलते हैं राजस्थान के लोकनाट्य। लोकनाट्य बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ख्याल, रमत, बहुत टॉपिक आ जाते हैं इसमें। देखिए 4 बेत है, वो मूल रूप से अफगानिस्तान का लोकनाट्य है, लेकिन हम राजस्थान में बात करें तो ये टोंक का प्रसिद्ध है लोकनाट्य है। वो टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां निहंग और खलीफा करीम खां निहंग, करीम खां निहंग है दोनों ही, और एक है अब्दुल, एक है खलीफा। तो अब्दुल करीम खां निहंग और खलीफा करीम खां निहंग ने स्थानीय भाषा में इसकी शुरुआत की थी। 4 बेत है, वो वीर रस प्रधान लोकनाट्य, याद रखना, पूछा जा सकता है विशेषताओं के अंतर्गत। तो ये भी याद रखना कि 4 बेत वीर रस प्रधान लोकनाट्य हैं। युद्ध के दौरान सिपाहियों का उत्साह बढ़ाने हेतु 4 बेत का प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रमुख श्रेणियां ये आपसे पूछी जाती हैं। इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं भक्ति, श्रृंगार, रकीब खानी और गमाज। आपसे पूछा जाएगा कि भक्ति, श्रृंगार, रकीब खानी और गमाज किससे संबंधित हैं, 4 बेत से संबंधित है। और 4 बेत में क्या बजाया जाता है, डफ बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है 4 बेत में, डफ बजाया जाता है। देखिए 4 बेत के कलाकार और उनके उपनाम देखिए 4 बेत के ये कलाकार हैं, कौन कौन कलाकार हैं 4 बेत के, रियाजुद्दीन खां, शाकर खां, हकीम खां, सिद्दक खां, रामकिशन सोलंकी, गणपत डांगी, कैलाश जंगोटिया
देखिए निम्न है, देखिए रियाजुद्दीन खां ये कव्वालों के बादशाह हैं, कव्वालों के ये बादशाह कहे जाते हैं। हो सकता है ये कलाकार इस 4 बेत में भाग लेते होंगे, लेकिन ये ऊपर वाला देखिए, ये आपको याद रखना है। एक तो अब्दुल करीम खान निहंग, एक नवाब फैजुल्ला खां, खलीफा करीम खान निहंग, ये आपको याद रखना है। ये एक ही कलाकार बार बार पूछा जाता है। ये भी याद रखिए, इनके उपनाम पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि कव्वालों के बादशाह किसे कहा जाता है? रियाजुद्दीन खां को। कामायचा का जादूगर किसे कहते हैं? साकर खां को। डाक टिकट वाले दादा किसे कहते हैं? हकीम खां को। खड़ताल के जादूगर किसे कहते हैं? सदीक खां को। नगाड़ा का जादूगर रामकिशन सोलंकी। गेगला का बापू गणपत लाल डांगी। और क्लॉथ आर्ट के जन्मदाता कैलाश जागोटिया। ये आपको याद रखना। एक बार फिर से पढ़ता हूँ क्योंकि ये पूछे जाते हैं बार बार। रियाजुद्दीन खां, रियाजुद्दीन खां कव्वालों के बादशाह, साकर खां कामायचा के जादूगर, हकीम खां डाक टिकट वाले दादा, सदीक खां खड़ताल के जादूगर, वेरी इंपॉर्टेंट। नगाड़ा का जादूगर रामकिशन सोलंकी, वेरी इंपॉर्टेंट। गेगला का बाबू गणपत लाल डांगी, क्लॉथ आर्ट के जन्मदाता कैलाश जागोटिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं बवाई नृत्य। बवाई नृत्य आप सबको पता है, बवाई नृत्य क्या होता है? ये उदयपुर का भवाई जाति का नाट्य है। इसमें संगीत की बजाय अभिनय किया जाता है, यानी संगीत का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। भवाई नाट्य में संगीत का प्रयोग नहीं होता है, यह भी याद रखना। इसमें कलाकार मंच पर आकर अपना परिचय नहीं देते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। इसमें परिचय वो कलाकार भवाई नाट्य में नहीं दिया जाता है, ये भी आप याद रखना। शांता गांधी के नाटक जसमल ओडवा, आपसे पूछा जाता है बार बार कि जसमल ओडवा क्या है? भवाई लोक नाट्य से संबंधित है जसमल ओडवा। और इस शांता गांधी का नाटक जसमल ओडवा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली। देखिए भवाई नाट्य के अन्य कलाकार बागजी मुख्य कलाकार हैं। अक्सर पूछे जाते हैं बागाजी नहीं है, बागाजी हैं। बागाजी पूछे जाते हैं भवाई से संबंधित। देखिए भवाई नृत्य में सारंगी, नफरी, नगाड़ा, मंजीरा ये बजाए जाते हैं, ये याद जरूर रखिए। भवाई लोक नाट्य हैं जैसे जसमल ओडवा, बिक्काजी और बागजी, ढोला मारू, सगुजी, सगीजी। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि बिक्काजी और बागजी, जसमल ओडवा, ढोला मारू, सगुजी, सगीजी ये क्या है? देखिए ढोला मारू तो देखिए 3-4 में आ जाता है, ख्याल में भी आ जाता है ढोला मारू, लेकिन ये जरूर याद रखें। आपसे पूछा जाएगा कि जसमल ओडवा भी आप आराम से पहचान लेंगे क्योंकि बार बार आपने पढ़ा है जसमल ओडवा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि सगोजी, सगीजी, बिक्काजी और बागजी का संबंध किससे है? तो ये किससे है? भवाई लोक नाट्य से ये संबंधित हैं। देखिए भवाई नाट्य में सारंगी बजाई जाती है, भवाई नाट्य में नफरी बजाया जाता है, भवाई नाट्य में नगाड़ा और मंजीरा बजाया जाता है, ये जरूर आप याद रखेंगे। अगला हम देखते हैं स्वांग। तो स्वांग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वांग में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? स्वांग में पूछा जाता है, एक तो ये पूछा जाता है कि टूटिया टूटकी खोड्या। तो टूटिया टूटकी खोड्या का संबंध ये स्वांग से है, ये टूटिया टूटकी खोड्या। लोक नाट्यों में स्वांग की भी एक परंपरा है। किसी विशेष ऐतिहासिक पौराणिक लोक प्रसिद्ध और समाज में प्रसिद्ध चरित्र, देवी देवताओं के रूप को अपने प्रस्तुत करना, ये स्वांग कहलाता है। स्वांग गाँव में अधिक प्रचलित होता है। और स्वांग के कलाकार को क्या कहते हैं? बहुरूपिया कहते हैं। याद रखिए, आपसे पूछा जाता है कि स्वांग के कलाकार को क्या कहते हैं? बहुरूपिया कहा जाता है। और आपसे पूछा जाए कि परशुराम का संबंध किससे है? तो परशुराम, ये तो जानकीलाल भांड भीलवाड़ा, ये तो आपसे बार बार पूछा ही जाता है। जानकीलाल भांड भीलवाड़ा, जानकीलाल भांड का संबंध स्वांग से है। इसी प्रकार परशुराम, केलवा का परशुराम भी स्वांग से प्रसिद्ध है। ये दोनों ही आप याद रखेंगे।
और मंकी मैन कहा जाता है जानकीलाल भांड को। वर्तमान में जानकीलाल भांड के पुत्र कलाकार हैं, क्योंकि जानकीलाल भांड है अब बूढ़े हो गए हैं, तो वर्तमान में उनके पुत्र लादू लाल भांड कलाकार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लादू लाल भांड का संबंध किससे है? स्वांग से। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परशुराम, केलवा का परशुराम भी बहुत एक नामी कलाकार है। परशुराम भी याद रखेंगे, लादू लाल भांड दोनों याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। टूटिया टूटकी खोड्या का संबंध स्वांग से, याद रखना क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टूटिया टूटकी खोड्या का संबंध स्वांग से। दूल्हे की बारात लड़की वाले के यहाँ जाने के पश्चात वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधु की नकल स्वांग रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसे टूटिया टूटकी कहते हैं। क्या होता है टूटिया टूटकी? आपसे पूछा जाता है, एक बार पूछा जा चुका है टूटिया आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो दूल्हे की बारात लड़की वाले के यहाँ जाने के पश्चात वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधु की नकल रूप में स्वांग प्रदान, यानी वर पक्ष की जो महिलाएं हैं वो वर वधु की नकल करते हैं, यानी खुद ही दूल्हा दुल्हन बन जाती है, यानी लड़की ही दुल्हन बन जाती है और लड़की ही दूल्हा बन जाती है, जिसे टूटकी टोटिया खोडिया कहा जाता है। इसमें एक महिला वर तथा दूसरी महिला वधु बन जाती है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। इसमें वर भी महिला बनती है और वधु भी महिला बनती है, ये जरूर याद रखना। स्वांग से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य हम देख लेते हैं, हो सकता है पूछ ले। पहला कि स्वांग कला भरतपुर क्षेत्र की पुरानी मनोरंजक विद्या है। रावल भांड मानमती जाति द्वारा स्वांग प्रस्तुत किया जाता है। भांड जाति है, जैसे जानकीलाल भांड है, इसके अलावा रावल है, मानमती जाति है, ये स्वांग रचती है। बेलवाड़ा भरतपुर का स्वांग प्रसिद्ध है। कहाँ का? आपसे ऐसे पूछा नहीं जाता अब कि स्वांग का संबंध किससे, एक एक ऑप्शन करके नहीं देते हैं, युगम में देते हैं बेलवाड़ा भरतपुर, बेलवाड़ा बीकानेर, तो फिर आपको भीलवाड़ा भरतपुर करना पड़ेगा। स्वांग है, इसमें नाहर का स्वांग है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि मंडलगढ़ भीलवाड़ा में किया जाता है। स्वांग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने देखा। उसमें से एक स्वांग का प्रकार है नाहर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और चैत्र महीने में किया जाता है। मारवाड़ जाति में रावल जाति के लोगों द्वारा स्वांग किया जाता है और मारवाड़ में भरतपुर आ जाता है, आप सबको पता है। तो मारवाड़ जाति में रावल जाति के लोगों द्वारा स्वांग किया जाता है। धनरूप भांड इस विद्या के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उन्हें महाराजा मान सिंह ने जागीर प्रदान की थी। तो महाराजा मान सिंह ने स्वांग के कलाकार धनरूप भांड को जागीर भी प्रदान की थी। धनरूप भांड को किसने जागीर प्रदान की थी? महाराजा मान सिंह ने जागीर प्रदान की थी। हाई लेवल का क्वेश्चन इस तरह एक एक कोई पूछ लिया जाता है, जो कि लाखों बच्चे 99% लोग नहीं कर पाते, वो इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। देवगढ़ राजसमंद के भांड भी प्रसिद्ध है। देखिए राजसमंद का भी भांड प्रसिद्ध है, राजसमंद का भी प्रसिद्ध है, जो कि देवगढ़ का राजसमंद का भी प्रसिद्ध है, भरतपुर का भी प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा का भी प्रसिद्ध है। तो ये कुछ याद रहे। गिद्दड़ के स्वांग शेखावाटी के प्रसिद्ध है। गिद्दड़ का स्वांग भी होता है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि गिद्दड़ नृत्य गिद्दड़ स्वांग दोनों ही शेखावाटी के प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रचलित स्वांग है, देखिए बहुरूपिया स्वांग। बहुरूपिया स्वांग हम देख चुके हैं कि विभिन्न वेशभूषा बनाते हुए बहुरूप में वो स्वांग होता है, वो बहुरूपिया स्वांग होता है। नार स्वांग भीलवाड़ा में चैत्र महीने में होता है, सांझा के समय ये आया था। सवारी में जुलूस नाट्य में कोटा का नाहन, एक नाहन होली भी होती है, वो भी कोटा की है। एक चौक चयाणी शेखावटी में गणेश चतुर्थी की रात्रि में बच्चों द्वारा किया जाने वाला स्वांग चौक चयाननी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है
कि चौक चयानणी शेखावाटी का प्रसिद्ध है। चौक चयानणी गणेश चतुर्थी पर किया जाता है और चौक चयानणी बच्चों द्वारा किया जाने वाला स्वांग है। तो चौक चयानणी का क्वेश्चन में बन जाता है सत्य असत्य वाला। क्यों? चौक चयानणी शेखावाटी में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ब चौक चयानणी मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। चौक चयानणी गणेश चतुर्थी पर किया जाता है। चौक चयानणी बच्चों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन अलवर भरतपुर वाला नहीं होगा। तो इस तरह हम चौक चयानणी भी देख चुके हैं। अब हम रामलीला देखते हैं। रामलीला और रासलीला से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रामलीला से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामलीला का प्रवर्तक कौन है? तो रामलीला का प्रवर्तक तुलसीदास जी हैं। रामलीला के प्रवर्तक तुलसीदास जी हैं, जिसने रामचरितमानस लिखी थी 1574 में। वहीं तुलसीदास जी रामलीला के प्रवर्तक हैं। दूसरा पूछा जाता है रामलीला कहाँ कहाँ खेली जाती है? तो रामलीला भरतपुर में खेली जाती है। रामलीला पाटूदा में खेली जाती है। रामलीला बिसाऊ में खेली जाती है। और रामलीला में नृत्य भी होता है, गीत भी होते हैं। रामलीला में नृत्य भी होता है, गीत भी होते हैं, विभिन्न वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं। तो रामलीला से संबंधित सत्य असत्य भी वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बिसाऊ की मूक रामलीला प्रसिद्ध है। बिसाऊ झुंझुनू की मूक रामलीला प्रसिद्ध है। 1812 में रामलीला में धनुष को भगवान राम नहीं तोड़ते बल्कि जनता तोड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2.5 कड़ी की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये पूछी जाती है। 2.5 कड़ी की रामलीला मांगरोल 12 की प्रसिद्ध है। भरतपुर में वेंकटेश रामलीला होती है। कौन सी होती है? भरतपुर में वेंकटेश रामलीला होती है। तो रामलीला से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है रामलीला। एक तो इससे सत्य असत्य वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है रामलीला। रामलीला का प्रवर्तक पूछा जाएगा तुलसीदास जी। रामलीला कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की प्रसिद्ध है। पाटूदा की प्रसिद्ध है। बताइए पाटूदा कहाँ है? और बिसाऊ की प्रसिद्ध है। मांगरोल 12 की भी होती है। मांगरोल 12 में भी होता है रामलीला। बिसाऊ झुंझुनू में भी रामलीला होती है, ये भी याद रखना। बिसाऊ झुंझुनू में मूक रामलीला होती है। 1812 में धनुष को भगवान राम नहीं तोड़ते, जनता तोड़ती है। भरतपुर में वेंकटेश रामलीला होती है। 2.5 कड़ी के रामलीला मांगरोल 12 की प्रसिद्ध है। आप देखिए रासलीला। रासलीला भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है? हर बार पूछा गया है कि फुलेरा जयपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो फुलेरा जयपुर है और रासलीला के लिए प्रसिद्ध है फुलेरा जयपुर। यही पूछा जाता है बार बार कि फुलेरा जयपुर, फुलेरा जयपुर। फुलेरा जयपुर रासलीला के लिए प्रसिद्ध है। रासलीला के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं, ये याद रखना। जी हाँ, रासलीला के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। और वल्लभ संप्रदाय में रासलीला प्रसिद्ध है। रासलीलाओं में श्री कृष्ण के बाल्यकाल और किशोरावस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो रासलीला के संबंधित सत्य असत्य क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नंबर 1, रासलीला के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। नंबर 2, रासलीला में केवल किशोरावस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण होता है। नंबर 3, रासलीला फुलेरा जयपुर की प्रसिद्ध है। और नंबर 4, रासलीला में बाल्यकाल और किशोरावस्था की लीलाओं का वर्णन किया, प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो केवल किशोरावस्था की नहीं, बाल्यकाल और किशोरावस्था दोनों की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण रासलीला में किया जाता है। तो इस तरह से सत्य असत्य वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। 2.5 कड़ी की रामलीला मांगरोल 12, वेंकटेश रामलीला भरतपुर की प्रसिद्ध है। मूक रामलीला बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हमने सभी लोक नाट्य का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। लोक नाट्य से संबंधित हमने सभी क्वेश्चन डिटेल हमने देख ली है। याद रखना, आला, उदल, सत्यवान, सावित्री और अमर सिंह राठौड़ ये नौटंकी से संबंधित